सर ये टेक्निकल एनालिसिस आया कहां से, बताते हैं। एक बंदे ने देखा कि अगर कोई चीज हमने पहले 100 रुपए की बाय कर ली और उसने हाई बनाया 115 का, यानी कि हमने ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ये 90 है। हमने कोई चीज यहां पर 100 रुपए में बाय करी है। चार्ट सबको समझ में आ रहा है ना? 100 रुपए पे बाय करी, इस दिन इस प्राइस पे बाय करी, तो पता चल गया ना 100 रुपए पे बाय करी। ये 100 रुपए पे हमने यहां बाय करी। फिर वो जो शेयर था ऐसे ऐसे करता 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 यहाँ 115 पे आ गए। 115 है, 115 पे वो सिर्फ थोड़े दिनों में आ गया था। यहां से लेके यहां तक थोड़े दिन लग गए उसे आने में, और 115 पे आ गया। 100 रुपए पे बाय किया था, 115 पे आ गया, 15% बढ़ गया, हमने नहीं बेचा। 16, 17, 18 तक जाके वापस 100 पे आ गया। 100 पे आ गया यहाँ पे वापस। अब क्या हुआ, हमारा रेट टू रेट आ गया, 90 पे आ गया। फिर यहां से फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वापिस आ गया 110 पे। तो हमने ये बात चेक की कि जिस बंदे ने यहां पर खरीदा था 100 पे, ये वो थोड़े दिन जैसे ही लॉस में आया ना, उसे टेंशन होनी शुरू हो गई, यार ये कंपनी तो लॉस में भी आ सकती है, 90 आ सकता है तो 70 भी आ सकता है, 70 आ सकता है तो 50 भी आ सकता है। जिस दिन ये लॉस में आया उसी दिन इसका वो व्यू बदल गया बिल्कुल, ये शेयर तो बेकार है। जब वो 100 से 115 गया था ना, उसने 15 पे भी नहीं बेचा, सिर्फ ये सोच के अरे नहीं ये तो 150 जाएगा। पता नहीं उसे किसने बता रखा था 150 जाएगा, तो उसके पॉजिटिव व्यू था। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे ही वो चीज हमारी लॉस में आती है, ये लॉस में आते ही ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है भाई साहब की बार तो ये रेट टू रेट भी आएगा तो भी निकल जाऊंगा। तो सबसे ज्यादातर बंदे तो यहाँ 100 पे यही निकल जाते हैं। यहाँ पे जो 100 पे नहीं निकलता वो 105 पे निकल जाता है, और जो 105 पे नहीं निकलता ना, थोड़े दिनों बाद जब वापस 100 पे आता है, ले यार मैं तो 105 प्रॉफिट में था, फिर लॉस में आ गया। अब वो बिल्कुल टूट जाता है, वो यहाँ निकल जाता है वापस। इसके बाद भी कोई ढीठ बंदा होगा तो भी वो 110 पे निकल जाएगा, 115 और 120 की इंतजार नहीं करेगा, 110 पे तो निकल ही जाएगा। आप देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर हमने कोई चीज प्रॉफिट में थी और वो नीचे गिर गई, तो वो जो बंदों ने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 115 पे भी तो खरीदने वाले होंगे बहुत सारे, तभी तो 115 गई थी। भाई कोई चीज अगर 115 का रेट लगा कर गई है तो 115 पे किसी ने खरीदी भी होगी, किसी ने बेची भी होगी। तो जिसने 115 पे खरीदी वो तो फंस गया ना। तो जहां पर सबसे ज्यादा जो हाई लेवल था ना, ये जितने बंदों ने यहां से लेके और यहां तक खरीदा होगा, वो कुछ टाइम के अंदर अंदर इस लेवल के अंदर अंदर में बेच देंगे। मतलब ये इसका रेसिस्टेंस लेवल बन जाएगा 115। 115 काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? जिन्होंने यहां से लेके यहां तक खरीदा हो सब के सब 115 पे तो बेच ही देंगे। अब 115 से ऊपर जाने के लिए बाइंग सेंटीमेंट ना, जितने करोड़ लोगों ने यहां से लेके से यहां तक पहुंचाया, तो पहली बात तो 115 पे आने के बाद खरीदने वाले भी कम हो जाते हैं। भाई 100 पे खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, 115 पे खरीदने वाले कम होते हैं। तो 115 को क्रॉस करने के लिए बाइंग सेंटीमेंट इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो 100 से लेके 115 पहुंचाने वाले लोग हैं ना, वो 115 पे बेचने आएंगे। उन सबकी क्वांटिटी भी खरीद ले और उसे ऊपर पहुंचाने के लिए और क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हो। इतने ज्यादा बायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसे 115 से ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर वो एक बार 115 से ऊपर चला गया तो अब सेलर खत्म हो गए, क्योंकि जितनों के पास शेयर था जो बेचारे बेचने के लिए तैयार बैठे थे उनके तो बिक गए। 115 तक करते करते वो तो बेच बाच के चले गए अपने शेयर। अब 115 के आसपास बेचने वाले लोग, जिन्हें 115 के आसपास बेचने की मन है, वो हो गए खत्म। अब वो शेयर 115 काटते हुए तेज भागेगा और अगले रेसिस्टेंस तक भागेगा। रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं और सपोर्ट कैसे बनते हैं वो आपको सिखा देंगे। लेकिन क्या ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ गई कि अगर कोई शेयर आपने कम रेट पे खरीदा हुआ और जैसे ही वो प्रॉफिट में आने के बाद लॉस दिखा के वापस प्रॉफिट में जाता है, तो जिस लेवल से वो टूटा था उस लेवल पर आप उसे बेच ही देते हो या उस लेवल से पहले ही बेच देते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी सबके समझ में आ गई? तो बोलिए यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Good, sir.
वेरी गुड। कुछ कुछ हाँ नहीं, कुछ कुछ किसके समझ में नहीं आई भाई? नहीं, कुछ कुछ समझ में आ गई पूरी तरह। देखो पूरी तरह का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ना आप डॉक्टर हो ना मैं, है ना। डॉक्टरी लेवल में मैं हिप्नोटिज्म नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ये रूल है टेक्निकल एनालिसिस का कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे विश्वास करते हैं, और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो ये बोलती है कि जो मनुष्य है, अ मैन कांट सी लॉसेस, कि वो लॉस को ज्यादा दिन तक नहीं देख पाता। अगर उसने एक बार लॉस देख लिया या प्रॉफिट कम होता हुआ देख लिया, तो वो अपने शेयर को बेचकर निकल जाता है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि सर मैंने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी और मुझे लग रहा था वो 3 दिन में 105 हो जाएगी, 105 तो हुई नहीं और 95 हो गई, और मैं उसमें से लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। आप में से कौन कौन है ऐसा कि सर 100 रुपए खरीदी थी कि प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया 5 रुपए का, और मैं उसे लॉस बुक करके उस पैसे को किसी और में लगाता हूँ? कौन कौन है ऐसा? कोई भी नहीं है क्या? मेरा एक क्लाइंट है सर, मेरा एक क्लाइंट है म्यूचुअल फंड वाला। हाँ। तो उसका अभी पोर्टफोलियो मतलब 35,000 का लॉस चल रहा था इंडस बैंक में, और एक शेयर और था उसका, हाँ, ज्योति लेबोरेटरी। तो 35,000 का लॉस था। बोलता मैंने उससे ऐसे बात की कि एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो एक डे लिस्टिंग में वो पड़ा हुआ है। बोलता मैं उसको वहां उनको बेच के ना, तो मैं एनएससी के शेयर ले लूंगा। मतलब वो दे रही है कि मैं 35,000 रुपये बेच दूं उसको, मतलब पता नहीं है कुछ भी, चलो तो लेकिन वो बेच आपके बहुत सारे क्लाइंट होंगे। चलो 100 में से नंबर दो, कितने परसेंट क्लाइंट ऐसा कर लेते हैं? अगर किसी के पास 100 क्लाइंट हैं तो 100 में से कितने क्लाइंट ऐसे मिलेंगे आपको? आप अंदाजा दो एक, क्योंकि आप तो इस मार्केट में पहले से हो, बताओ सुशील जी, आंसर दीजिए। तकरीबन, हाँ, नहीं तकरीबन सर, मुझे तो लगता है अगर जो आजकल के नए इन्वेस्टर आए ना और ट्रेडर आए हैं, जो इन्वेस्टर बोलते हैं अपने आप को, लेकिन होते वो ट्रेडर है, क्योंकि उनमें दम नहीं है ना। जैसे अभी उन्होंने कभी फॉल देखा नहीं, और जो पहला फॉल देखा है उसमें घबरा गए, और अब पछता रहे हैं कि हम कहीं जितना नीचे गिरता है तो हम बेच दें। मतलब मुझे तो लगता है 50% से ऊपर ही है। अच्छा, ऐसा लग पहले रहा है मैं भी आपको? पहले मैं उसी लाइन में था, लेकिन मैं अब होल्डिंग में आ चुका हूँ, क्योंकि अब तो पता चल गया। आप होल्डिंग करते हैं ना? हाँ, मैं होल्डिंग करता हूँ। अब मैं नहीं अब बेचता। मतलब मैंने आपको कहा ना कि पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया अपना, कि मैंने आज से 2 साल पहले वो जो मैंने स्पार्क की बात की। अब तो मेरे पास कितने शेयर है, जितने शेयर है सब नीचे टूट के द्वारा भी बढ़ रहे हैं। मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है आपका 100 रुपए का शेयर 110 होएगा, प्रॉफिट में आएगा। अगर वो वापस 100 चला गया तो आप छोटे प्रॉफिट पे से बुक कर लोगे, लॉन्ग टर्म सब भूल जाओगे। जिस दिन आपके शेयर प्रॉफिट में आने शुरू होंगे ना, और आपको दिख रहा होगा यार मेरे इतने दिनों से लॉस में थे और अब ये प्रॉफिट हो रहा है मुझे 2 लाख रुपए का, और वो 2 लाख से ऐसे 1.5 लाख रह जाएगा ना, और कोई बाहर से खबर आएगी भैया ये 1.5 भी खत्म हो जाएगा तेरा, मार्केट टूटेगी अब, बस आप उस सर दिन इन्फोसिस इन्फोसिस में मैंने किया सर, सब में करोगे यही सर। ये जो आप बता रहे हो, हाँ, ऐसे इन्फोसिस में मैंने कर अभी लिया। आप सब ना अपने आप को रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आज मैं आपको टेक्निकल से पहले। ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट अगर वो थोड़ा भी कम होएगा ना, और फिर आपको मार्केट में जरा सा भी डर लगा, सबसे पहले आप प्रॉफिट बुक करोगे। लेकिन जिस पोजीशन पे लॉस हो रहा है उसे पकड़ के बैठ जाओगे, इसे तभी बेचूंगा जब ये प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये बन चुकी है मार्केट की, इन्वेस्टर्स की, कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में तो सारे शेयर बढ़ते ही हैं, तो लॉस वाला नहीं बेचूंगा, प्रॉफिट वाला फट से बेच दूंगा। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इसी चीज का फायदा ट्रेडर उठाता है। ट्रेडर इन्वेस्टर से ज्यादा दिमागदार होता है, क्योंकि ट्रेडर है पढ़ा लिखा, उसने कोर्स किया हुआ है ट्रेडिंग का, मेरे जैसे किसी बंदे से सीख कर आया हुआ है, और वो सारी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। इस चीज को समझता है तो वो ये ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह से काम नहीं करता। सर एक चीज और भी है, जो ये कॉल देते हैं कि ये इतने पे जाएगा, और जितने भी कॉल्स अगर आप देखोगे तो उनकी यही होती है 2000, 2100, 1900, तो और वो कभी वहां तक पहुंचता नहीं है, जीरो में कभी नहीं आता वो, चाहे वो 99 से बैक हो जाएगा, क्योंकि वो रेट मतलब हमेशा वही करेगा। वो जीरो पे हम लोग उसका वेट करते हैं, वो उससे पहले खेल के चले जाते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि टारगेट अचीव नहीं होता, 1 रुपया कम होकर चला जाता है। हाँ, 1 रुपये कम होकर चला जाता है। पहली बात तो ये है, अगर कोई बंदा आपको राउंड ऑफ लेवल दे रहा है तो गलत दे रहा है, और अगर कोई बंदा आपको 200 रुपए का टारगेट दे रहा है तो टारगेट का मतलब 200 का मतलब ये नहीं कि 99 रुपए, 199 रुपए 90 पैसे लग गया टारगेट अचीव नहीं हुआ। 200 का मतलब होता है 99 रुपए 50 पैसे भी आ गए तो टारगेट अचीव हो गया। पहली चीज,
हम लोग जल्दी जल्दी, जब मैं जैसे मैंने आज एक टारगेट दिया था, मैंने आज एक शेयर खरीदवाया है, कौन सा दिया था अगर कोई मेरे ग्रुप में है तो बताओ। मन्नमपुरम, मुझे याद आ गया, मैंने भी लिया है। मैंने आज मन्नमपुरम लिया था 234 रुपए पे, आज ही लिया है, कल को बढ़ेगा देखना, मैं आज ही बता रहा हूँ आपको। मैंने मन्नमपुरम को 234 रुपए पे आज ही खरीदा है। कितने हैं? 5 लॉट खरीदे हैं, 15,000 शेयर फ्यूचर में, कॉल में खरीदने, और 1 लाख रुपए लगे बस खरीदने के लिए। मतलब मैंने कॉल खरीदी है उसकी 6 रुपए के रेट पे, 7 रुपए के रेट पे, 6 रुपए 95 पैसे पे या 7 रुपए 10 पैसे पे खरीदी है। 235 वाली कॉल खरीदी है और 5 लॉट खरीदे हैं, मतलब 15,000 शेयर। अगर कल को मन्नमपुरम 2 रुपए बढ़ता है तो मुझे 15,000 बचेंगे 1 लाख रुपए लगा के, मतलब 15% बचेगा। अगर सिर्फ वो 2 रुपए बढ़ जाए, सिर्फ 2 रुपए, 1% बढ़ने से मेरा पैसा 15% बढ़ेगा, और 2 रुपए गिरने से मेरा पैसा 15% घटेगा। तो मैंने मन्नमपुरम की 5 लॉट खरीदे हैं आज, मैं कल को स्क्रीनशॉट भेजूंगा अगर प्रॉफिट हुआ तो। सर स्टॉक ऑप्शन में लिए हैं सर, स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक ऑप्शन पे लिया। तो अब जो है मैंने अपने ग्रुप में डाल भी दिया था, जब मैंने लिया था उसने 234 रुपए का रेट चल रहा था, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि आप भी ले लो, बहुत बंदों ने मेरे कहने पे लिया भी है। तो 234 पे लिया और मैंने टारगेट दिए 236, 238 और 240। 236 238 तो आएगा, 240 की गारंटी नहीं है, क्योंकि 240 रेजिस्टेंस लेवल है, 240 नहीं आएगा उसका। लेकिन 240 का मतलब 239.50 आ जाए तो वो भी टारगेट अचीव है। अब मैं जल्दी जल्दी, मगर मेरे को फ्री में कॉल दे रहा हूँ, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं। अब फ्री वालों को थोड़ा ध्यान से नहीं देते, 240 लिख दिया, 240 का मतलब 3950 पे भी निकल जाना, क्योंकि 3950 लिखने में लगेगा टाइम। इतना टाइम मेरे पास होता नहीं उस टाइम पर मार्केट करते हुए, ट्रेडिंग करते समय। तो जल्दी जल्दी में मैं एक राउंड ऑफ लेवल लिख देता हूँ। लेकिन मेरे सारे पार्टिसिपेंट को पता है, कभी भी एक रूल है ये, सेल करते समय हमेशा 20 पैसे कम पे बेचो, और बाय करते समय हमेशा 20 पैसे फालतू में खरीदो। अगर आपने कोई चीज 100 पे खरीदनी है तो 100 पे बिड नहीं लगानी, 100 रुपए 20 पैसे पे लगानी है। और अगर आपने कोई भी चीज सेल करनी है तो 100 रुपए पे सेल नहीं करनी, 99 रुपए 80 पैसे पे करनी है। पूरे दिन मेरी वाइफ और मेरा ये झगड़ा लगा रहता है। मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ, आज मैंने जैसे ही मन्नमपुरम की कॉल खरीदी 7 रुपए पे, उसने 11 रुपए पे बेचने की बिड लगा दी। लेकिन वो बिड कैसे लगाती है? 11 रुपए 11 पैसे। कहती है ये भगवान जी का लेवल होता है, 11 शगुन का होता है, 11 रुपए 11 पैसे शगुन। और मैं उसे समझाता समझाता थक गया, बेचने की बिड कभी भी राउंड ऑफ लेवल के ऊपर नहीं लगानी, 11 रुपए 11 पैसे नहीं लगानी है, 10 रुपए 90 पैसे लगानी है। ठीक, तो पहले वो बिड लगाती है, फिर मैं ऑल्टर करता हूँ, फिर वो दोबारा लगा देते हैं, फिर ऑल्टर कर देता हूँ। फिर हमारे बीच में झगड़ा होता है, आप मेरी बिड क्यों चेंज कर रहे हो? मैंने कहा ये गलत बिड है, आएगी नहीं, मेरी बात मानना, यही करेंगे हम। फिर मैं बिड सही कर देता हूँ, फिर वो मुंह बना के बैठ जाती है, लेकिन बिड मेरी वाली चलती है। रोज चलता है हमारा काम, वो नहीं मानती। लेकिन मैंने उससे अच्छा 11 रुपए क्यों लगाई भाई? अरे 11 रुपए शगुन का लेवल ही आएगा। मैंने कहा भैया भगवान जी नहीं आएंगे ट्रेड करने, ट्रेड हमें अपने दिमाग से करना है। 10 रुपए 90 पैसे की बिड लगेगी और वही चलेगी, 11 नहीं आएगा। आपने देखा था कल मैंने HCL बेचा था, तो मैंने कितने में बेचा था? 4848 रुपए 95 पैसे पे, 1 रुपया कम। हालांकि मेरा टारगेट था 4850 और वो 53 तक गया भी, लेकिन मैं बिड कभी भी राउंड ऑफ लेवल की नहीं लगाता हूँ। 1 रुपया 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे कम करके लगाता हूँ। तो कल मेरी HCL की बिड क्या थी? 4848 रुपए 95 पैसे, मतलब 4849 रुपए। 49 रुपए में भी 5 पैसे कम कर दी मैंने, क्योंकि मुझे राउंड ऑफ लेवल नहीं लेना, कभी भी नहीं लेता मैं। बेचते समय हमेशा बिड 5-10 पैसे कम की लगाओ, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बेचने पे वो हमेशा राउंड ऑफ लेवल लगाता है, जो अनपढ़ बंदे होते हैं, मतलब अनपढ़ का मतलब है जिन्होंने कोर्स नहीं किया। तो वो किस लेवल पे बेचेंगे? 4850 पे बेचेंगे। अब 4850 पे बेचने वाले तो 1 लाख बंदे हैं। अगर मैं सिर्फ 5 पैसे कम कर दूं तो उन्हें 1 लाख से पहले मेरा बिकेगा ना। और ऐसा हो भी सकता है कि 1 लाख शेयर 4850 तक कोई खरीदने जाए ना, भाई उनके तब बिकेंगे जब कोई खरीदने को तैयार होगा। 1 लाख शेयर कोई खरीदेगा ही नहीं तो उनका बिकेगा ही नहीं। मैंने क्या करा, 5 पैसे कम पे बेच के सबसे पहले मैंने बेच दिया। तो इसलिए हमेशा बेचते समय राउंड ऑफ लेवल से 10-20 पैसे कम, अगर शेयर 100-200 रुपए का है तो 10-20 पैसे कम, अगर 1000-2000 का है तो 2-3 रुपए कम पे खरीद बेचना है। और खरीदते समय हमेशा राउंड ऑफ लेवल से 10-20 पैसे ऊपर खरीदना है। पता नहीं 100 रुपए पे कोई बेचना है ना है, सब बंदे खरीदने की बिड भी राउंड ऑफ लेवल लगाते हैं 100 रुपए। मैं उनसे पहले बैठ जाता हूँ, 100 रुपए 5 पैसे में खरीदता हूँ। तो मैं हमेशा खरीदने की बिड 5-10 पैसे ज्यादा लगाऊंगा, बेचने की बिड 5-10 पैसे 1-2 रुपए कम लगाऊंगा। ये रूल है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको काम करना है तो कभी भी राउंड ऑफ लेवल पे काम नहीं करना है। खरीदते समय वैल्यू ज्यादा दो, बेचते समय वैल्यू कम देनी है। तो आज आपने पहली चीज सीख ली, वरना आपकी बिड हमेशा 1-2 रुपए से रह जाएगी। अगर आप राउंड ऑफ लेवल की लगाओगे हमेशा रह जाएगी वो बिड, 90% वो बिड रह जाती है जो अगर राउंड ऑफ लेवल की लगाते हैं तो। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान होता है टेक्निकल एनालिसिस का? टेक्निकल एनालिसिस बोलता है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से
अगर एक काम 4 से 5 बार हो गया तो वो 6 से 7 बार भी हो सकता है। हिस्ट्री रिपीट itself ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। टेक्निकल एनालिसिस का ये मानना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है, और जरूर करती है, उसे कोई काट नहीं सकता। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऑलमोस्ट ऑल टाइम। ज्यादातर, हर बार हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए पे आके गिर रही है ना, तो वो गिरती ही रहेगी। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 100 से ऊपर तो उसने जाना ही नहीं। जब तक वो 100 से ऊपर ना जाए, ये मानकर चलो 100 से ऊपर तो वो जाएगी ही नहीं। फिर टेक्निकल एनालिसिस का ही दूसरा क्या है कि अगर एक चीज 4-5 बार एक जगह से गिर गई थी और किसी बार उसने उसे काट दिया, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। एक आइटम 100 रुपए से ऊपर जा ही नहीं रही थी, बार बार 90 जाती थी, फिर 100 चली जाती थी, फिर 90, फिर 100, फिर 90, फिर 100। तो जिस जगह से नीचे नहीं जा रही है उसे सपोर्ट बोलते हैं, जिस जगह से ऊपर नहीं जा रही है उसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक आइटम थी, वो 90 रुपए और 100 रुपए के बीच में घूमती थी। बस यहां से ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती थी, फिर यहां से नीचे गिर जाती थी, फिर यहां से ऊपर जाती थी, फिर यहां से नीचे गिर जाती थी, फिर यहां से ऊपर जाती थी, फिर यहां से नीचे। हमने देखा है बार 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 100 से ही नीचे जा रही है और बार 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 90 से ही ऊपर आ रही है। तो ये जो जहां जहां से वापस आ रही है, इसको बोल देंगे। सेंट्रल बैंक भी इसी टाइप से होता है सर ज्यादातर समय में। तो बस फिर उसके रेसिस्टेंस और सपोर्ट कर लो। जिस दिन भी वो रेसिस्टेंस तोड़ेगा वो ब्रेकआउट हो जाएगा, जिस दिन भी वो सपोर्ट तोड़ेगा वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। सपोर्ट तोड़ते ही बेचो, रेसिस्टेंस तोड़ते ही बेचो, खरीदो। तो ब्रेकआउट समझ में आ गया किसी को क्या होता है? जैसे ही वो बंदा रेसिस्टेंस तोड़ेगा, भी शेयर जैसे ही ऊपर जाने के बाद 100 से ऊपर जाएगा और थोड़ी बहुत देर में टिक जाएगा, क्लोजिंग दे देगा उसके ऊपर। बस फिर ये 100 के नीचे नहीं आएगा अभी, अब तो ये ऊपर ही ऊपर है। और कहां तक ऊपर है? जो अगला रेसिस्टेंस होगा, कभी ना कभी 105 110 पे भी तो टिका होगा, वो वाला सपोर्ट ढूंढो, फिर ये वहां तक जाएगा। अब इसका सब रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, और जो रेसिस्टेंस था वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट। जब भी रेसिस्टेंस टूटेगा वो सपोर्ट बन जाएगा। अब मैं आपको 4 फॉर्मूले याद करने के लिए बोल रहा हूं, जिससे कि आप टेक्निकल से अच्छे से सीख जाओगे। क्या है वो? पहला, एक मिनट मेरी बात नहीं। अब जैसे आपने बोला कि एक चीज बन गई रेजिस्टेंस और एक बन गई सपोर्ट। अब वो एक टाइम के बाद वो ब्रेकआउट हुई और वो ऊपर चलेगी, वो रेजिस्टेंस बन गई, वो सपोर्ट बन गई। और ऐसे ही करते 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 ऊपर हो गया, फिर वो दोबारा फिर वो अपने पहले वाले ब्रेक सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ सकता है। तो आता है जैसे बिल्कुल मार्केट गिर जाती है सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाएगा सबसे नीचे, फिर वो मतलब एकदम से ऊपर चढ़ जाता है कि फिर वो वैसे ही पैसा पहले वैसे पैटर्न ही शुरू करेगा कि पहले वो 90-100 फिर 110 120 वैसे करेगा कि एकदम से पुराने। टेक्निकल एनालिसिस के रूल के हिसाब से तो अगर वो मान लीजिए 100 का ब्रेकआउट लेकर ऊपर चला गया, तो अगला रेसिस्टेंस 110 था और भी ऊपर चला गया, 110 तोड़ दिया, तो 110 उसका सपोर्ट था। अब उसने 110 ऊपर तो जा नहीं पाया, वो तोड़ के फिर नीचे आ गया, तो 110 जो सपोर्ट था वो बन गया रेसिस्टेंस। और अगला सपोर्ट आपके पास आया 100 रुपए का। अब आप उसे ट्रेड करो 110 और 100 के बीच में, वो दोबारा फिर 90 पे चला गया। अब वो 90 पे चला गया, तो फिर 90 उसका सपोर्ट बन गया। अब जब 90 टूटेगा तो फिर उसका रेसिस्टेंस बन जाएगा 90 रुपए। हाँ, तो वो डायरेक्ट अब जैसे वो 90 बन गया, 90 के बाद उसका जो पहला सपोर्ट था वो 100 है। तो क्या वो 90 को तोड़ के द्वारा फिर जल्दी से वो 110 पे पहुंच जाएगा कि उसमें फिर वही गेम पहले वही टाइम लेगा उसको? टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बताता कब होगा, टेक्निकल बताता होगा, और होगा या नहीं ये भी नहीं बताता, कंफर्म होगा कि नहीं। वो तो कहता है अगर ऊपर गया तो ब्रेक अगर ऊपर गया तो ब्रेकआउट, नीचे डाउन, नीचे और बेचो, ऊपर जाएगा तो कोई लॉजिक नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? बेवकूफ बनाने का धंधा है, लेकिन क्या कर रहा है? काम कर रहा है तो चल रहा है, हम भी सिखा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? मेरे हिसाब से तो अभी 110 जाएगा, लेकिन अगर से 100 तोड़ दे तो 90 जाएगा। मैं दोनों ही बातें बोल रहा है कि 100 रुपए का मेरा सपोर्ट है, अगर से 100 रुपए का सपोर्ट तोड़ दिया तो ये 90 जाएगा, अगला सपोर्ट 90 पे है। लेकिन अगर इसने 100 नहीं तोड़ा और ऊपर की तरफ जाने लगा हो तो 110 पे रुकेगा जाके। और अगर इसने कहीं 110 तोड़ दिया तो फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर 120 जाएगा,
यही बोलता है ना टेक्निकल। नीचे वाला जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस, ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस है वो टारगेट। अगर नीचे का सपोर्ट टूट गया तो सेल की दे देगा कॉल, ऊपर का अगर ऊपर का रेसिस्टेंस टूट गया तो बाय की कॉल दे देगा। और टेक्निकल एनालिसिस दो चीजों पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हम टेक्निकल एनालिसिस के आपको और बताएंगे। इतना समझ में आ गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं? यस सर। अब कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ। यस यस। सबसे पहला जो रूल है वो है फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढिए। तो पहला रूल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सचमुच में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढवा रहा हूं। शेयर का नाम बताइए कौन से का ढूंढना है? कोई है? सर बीबीएल सर, वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज मेरा फेवरेट शेयर है और लॉन्ग यस, टर्म के मेरा भी सर वही है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, ले सकते हो। मैंने इस पर रिसर्च निकाली थी लगभग आज से 2 महीने पहले। तो मैंने इसके बड़े टारगेट दिए थे, हालांकि 2 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैंने बेच दिया। मेरे टारगेट पूरे, मतलब मेरे पूरे टारगेट नहीं पूरे हुए, लॉन्ग टर्म के टारगेट पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरी उसमें है, ये लिस्ट में है। ओवरऑल पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, शेयर बढ़िया भागेगा, 700-800 रुपए हो जाएगा अगले 3 साल में, 2 साल में। ये खुल गया VBL। और देखो मैंने इसमें पहले से भी बना रखे होंगे ये, चलो दिखाता हूँ। अभी मैं आपकी हटा देता हूँ जो पहले से लगे हुए हैं। चलिए आपके सामने चार्ट आ गया। अब ये जो चार्ट आया है आपके सामने, ये है, ये इसका 1 दिन का चार्ट है। 1 दिन के चार्ट से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं देख सकते, टेक्निकल एनालिसिस का रूल है। 1 दिन का चार्ट तो वो देखेंगे जो इंट्राडे काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको डिलीवरी लेनी है 2 या 3 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो 1 दिन का नहीं देखेंगे, वो 5 दिन का देखेंगे। तो हम पहले 5 दिन का चार्ट देख के इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढते हैं। आप जरा ध्यान समझिए, जो कैंडल, ये कैंडल सबको पता है क्या होती है? पहले कैंडल के बारे में बात करते हैं। सुना है सर, लेकिन पता नहीं है। चलो कैंडल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब सुन लीजिए, बस एक शेयर 1 मिनट में ऐसे चला, बस 1 मिनट में वो अपनी ही जगह पर आके वापस चला गया। तो अगर इस 1 मिनट का आप चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई दिया कि वो देखो 10 सेकंड पहले ऊपर गया, फिर 30 सेकंड ऊपर जाने के बाद फिर 30 सेकंड नीचे आने में लग गए, और 60 सेकंड का तो अपनी ही जगह पर जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। तो यही वाला चार्ट को अगर हम कैंडल में देखेंगे तो कैसे दिखाएगा? जैसे ही वो जाना शुरू हुआ ना, कैंडल यहां से बननी शुरू हुई, लाइन बारीक वाली बननी शुरू हुई, बारीक वाली। अब अगर उसने अपने टाइम पर ज्यादा, अगर इसने यहाँ पर टाइम ज्यादा बिताया तो ये मोटी बनेगी, ऐसे करके बनेगी। अगर टाइम कम बिताया तो बारीक बनेगी। ठीक है, तो शुरुआत में लाइन बननी शुरू हुई, लाइन, ये लाइन बनी। बनने के बाद आपने टाइम ज्यादा बिता दिया तो ये बन गया आपका कैंडल इस तरह का। फिर ऊपर लाइन बनी, फिर उसी लाइन से ये वापस आ गई और यहाँ क्लोजिंग पे आ गई, यहाँ पर क्लोज हो गई। तो कैंडल कैसी बनी? या तो ऐसी बनी होगी कि भैया यहीं से शुरू हुई और यहीं पर खत्म हो गई, और एक ग्रीन कैंडल बनेगी ये, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं गई, जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हुई है, नेगेटिव में बंद नहीं हुई। हर 1 मिनट में कैंडल स्टार्ट होगी और 1 मिनट में बंद हो जाएगी। बंद जहां पर भी होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी तो ग्रीन बन जाएगी, अगर वो नेगेटिव बंद हुई उस 1 मिनट में तो वो रेड बंद हो जाएगी। एक कैंडल यहाँ से शुरू हुई, चलनी शुरू हुई और फिर बंद हुई यहाँ पर। जब यहाँ पर बंद होगी तो क्लोजिंग करने का रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर हुई और क्लोज यहाँ पर हुई, तो ये रेड कैंडल बनेगी। ग्रीन और रेड सबको समझ में आ गया? कब ग्रीन बनेगी, कब रेड बनेगी? यस सर। अब कैंडल 2 तरह की होती है सर, इसको तो हम बोलते हैं मोमबत्ती, जो मोटी होती है कैंडल, और कभी कभी इसमें ऐसे लाइन बनी होती है, लाइन। सर ये लाइन क्या है? सर ये कैंडल की बत्ती है ऊपर की जो जलती है, तो इसलिए इसे कैंडल बोला जाता है। सर ये क्यों बनती है? अगर कहीं पर आपने टाइम ज्यादा बिताया, इस 1 मिनट में 60 सेकंड में से 40 सेकंड आपने जहां ज्यादा बिताए थे वो तो बनेगी कैंडल, और जहां पर बस आप गए और आ गए, 1 सेकंड से भी कम बिताया, 1-2 सेकंड ही बिताया, वो बनेगी ऐसी लाइन, वो बनेगी लाइन। तो हम ये रूल मानते हैं सर, जहां पर आपने टाइम बिताया ही नहीं, बस गए और आए, तो उसे तो नेग्लेक्ट कर दो, उसे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम कैंडल स्टिक्स देखते समय ये जो लाइंस होती है इसे इग्नोर करके चलते हैं। हम ये जो लाइंस है
इसे इग्नोर करके चलते हैं। हम सोचेंगे यहां गया ही नहीं है। क्या सोचेंगे? यहां गया ही नहीं। हम सिर्फ कैंडल देखकर चलते हैं। ये इसकी हाई है, ये इसकी लो है। कैंडल का लो ये है, ये नहीं है। कैंडल का लो ये है और हाई ये है इस कैंडल का। हम इसकी जो लाइंस होती है ऊपर और नीचे, ये छोड़कर चलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ग्रीन कब बनते हैं? हाँ जी। ग्रीन और रेड कब बनते हैं? हमारी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट यहाँ से हुई है ना, फिर वो मार्केट में ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब 1 मिनट यहाँ पर आके पूरा हो गया, तो यहाँ पर बंद हुई, तो ये कैंडल कैसी बनेगी? कैंडल बनेगी ऐसी। यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन कैंडल नीचे भी गई है, और यहाँ आने के बाद एक क्लोजिंग यहाँ दिखा रहा है इसका, तो ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि कैंडल स्टार्ट हुई थी यहाँ से और बंद हुई है इसके ऊपर। तो कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी अगर उसके ऊपर बंद होगी तो ग्रीन कलर की बनेगी। कैंडल जहां से स्टार्ट हुई थी अगर वो उसके नीचे क्लोज हुई और अगली कैंडल फिर यहीं से शुरू होगी, जहां से ये बंद होगी वहीं से ऊपर होगी, तो फिर वो रेड बनेगी। तो ग्रीन और रेड फिर से समझ में आ गया अच्छे से? नहीं आया ना? दोबारा समझेंगे? एक बार सर समझा देना। जब तक समझ में ना आए आपने हाँ नहीं बोलना, चाहे आज पूरी क्लास कैंडल भी लग जाए। अब कैंडल देखते हैं। हम इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं। ये स्टार्ट हुई यहां पर, देखो ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज हुई, ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज हुई। सबको समझ में आया? ये वाली कैंडल यहां क्लोज हुई है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुई है। देखो यस सर। वहीं से तो अगली स्टार्ट होगी। तो हमें समझ में आ गया ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुई। तो जब स्टार्ट हुई तो मेरा प्लान रेड ब्लैक था, और अब हमें ये भी समझ में आ गया यहां पर खत्म हुई है। ये इसकी ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। क्लोजिंग ये इसलिए पता चली क्योंकि इसकी ओपनिंग यही है, तो पता चल गया मुझे ये क्लोजिंग हुई होगी, इसीलिए ग्रीन है। देखो ओपनिंग ब्लैक से हुई और रेड पे क्लोज हुई, तो मैं फिर से ब्लैक पे आ गया। अब इसकी ओपनिंग शुरू हुई यहां से, समझ में आया सबको? इसकी ओपनिंग हुई यहां से और क्लोजिंग हुई यहां पर। मैं पहले ओपनिंग लगा देता हूं। इसकी ओपनिंग ये है, इसकी ओपनिंग यही है। अच्छा, इसकी क्लोजिंग भी यही है, तो ये इसकी ओपनिंग हो गई, ये इसकी ओपनिंग है। इसकी क्लोजिंग ये है, तो ये इसकी ओपनिंग हो गई, ये इसकी क्लोजिंग है। क्लोजिंग होने के बाद ये यहीं कहीं से शुरू हुई होगी, यहां से। ये इसकी ओपनिंग है यहाँ पर बीच में, फिर ये क्लोज हुई यहाँ पर, ये इसकी ओपनिंग है। क्लोज नीचे हुई तो ये इसकी ओपनिंग है। क्लोज यहाँ पर हुई तो ये इसकी ओपनिंग है। क्लोज ये यहाँ पर हुई तो ये इसकी ओपनिंग है यहाँ पर। इतनी चीजों की ओपनिंग समझ में आ गई? यस सर। मुझे ओपनिंग किसको समझ में नहीं आई? यस सर। नहीं आई सर। नाम बताइए सर। नहीं आई सर। प्रतीक। प्रतीक जी को नहीं आई, और मेरे को नहीं आई। सूर्यवंशी जी, और मुझे भी नहीं आई सर। मुक्तिनाथ शर्मा हाँ सर, अभी नहीं आई सर। कोई बात एक बार फिर से। कोई बात, मतलब बहुत सारों को नहीं आई, मतलब मेरे में ही कमी है। दोबारा समझाऊंगा अच्छे से। थोड़ी सी बड़ी कैंडल को समझते हैं, छोटी छोटी कैंडल आपके समझ में नहीं आई। चलिए क्लोजिंग के लिए देखिए, क्लोजिंग ओपनिंग के लिए मैं गोला बनाऊंगा ओ, और क्लोजिंग के लिए मैं डैश बनाऊंगा। अब समझते हैं दोबारा। सर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, देखो ये वाली कैंडल हमें पता है यहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से ओपन हुई होगी, क्योंकि जो कैंडल पिछली क्लोज होगी वहीं से तो अगली ओपन होगी, क्योंकि इनके बीच में टाइम गैप नहीं होता है। जैसे 1 मिनट पूरा हुआ तो अगला 1 मिनट शुरू हो गया। तो मुक्ति शर्मा की, मान लीजिए ये वाली कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई, मान लीजिए ये स्टार्ट यहाँ हुई, ओपन हुई है, क्लोज हुई, तो इसलिए ग्रीन बनेगी। ये तो समझ में आ गया? यस सर। अब जब ये यहाँ पर क्लोज हुई है ये वाली, तो ये वाली यहाँ पर ओपन हुई होगी। आप समझिए, जब ये यहाँ पर क्लोज हुई है वाली, तो यहीं से तो हुई होगी अगली वाली, तो ओपनिंग हमें समझ में आ गई। अब इसकी क्लोजिंग ढूंढते हैं कहाँ हुई होगी, तो ये यहाँ पर, इसीलिए ग्रीन बनी। ये भी समझ में आ गई?
मतलब सर कि जो ग्रीन है उसकी ओपनिंग जो है वो नीचे आ रही है, क्लोजिंग ऊपर होगी, और जो रेड वाली है उसकी क्लोजिंग नीचे होनी है। हाँ, बस ये याद अगर रखना। ओपनिंग नीचे है क्लोजिंग ऊपर है, मतलब आपका शेयर उस 1 मिनट में बढ़ा है, चाहे 10 पैसे ही बढ़ा हो। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर वो डिक्रीज हुआ है, रेट गिरे हैं, तो उस 1 मिनट। हाँ जी, सर बेसिकली जो ग्रीन कलर है वो बाइंग के लिए है और जो रेड कलर है वो सेलिंग के लिए है। जो ग्रीन कलर है वो ये बताता है कि इस 1 मिनट में ये आइटम इंक्रीज हुआ है, और जो रेड कलर है वो ये बताता है इस 1 मिनट में ये आइटम डिक्रीज हुआ है। अब सबको ये तो समझ में आ गया होगा ग्रीन और रेड कैसे बनती है। ओपनिंग क्लोजिंग अभी मैं तो समझाऊंगा, ओपनिंग क्लोजिंग अभी मैं समझाऊंगा। ग्रीन और रेड तो समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब हाँ सर, हाँ सर। आप समझिए, यहाँ पर ये क्लोज हुई थी, ये समझ में आ गया। जब ये यहाँ पर क्लोज हुई थी, ये ओपन भी यही हुई होगी। ये बात सबको समझ में आ गई, ओपन यहाँ हुई होगी। हाँ जी सर। अब ये वाली कैंडल क्लोज कहाँ हुई होगी, जहां पर पिछले वाली ओपन हुई है। ये क्लोज हुई है यहाँ पर, तो इसीलिए ग्रीन बनी। यहाँ पर ये ओपन हुई, यहाँ पर ये क्लोज हुई, तो इसीलिए ग्रीन बनी। लेकिन वो नीचे तक क्यों है सर ग्रीन? सर ये ऐसे है ना, ये मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे के बाद बिल्कुल थोड़ा सा नीचे और गई, फिर ये ऊपर चली गई, लेकिन एकदम से यहाँ पर नीचे आके क्लोज हो गई। ये ऐसे बनी है। सर इन शॉर्ट में ऐसा होगा कि वो चाहे जितना मर्जी नीचे हो जाए, क्लोजिंग अगर पिछले वाले से ऊपर होगी तो वो ग्रीन हो जाएगी, और जितनी मर्जी ऊपर घूम कर आए और क्लोजिंग अगर उससे नीचे हुई तो वो रेड बन जाएगी। हाँ। बस ऐसे। अब कैंडल कैसे बनती है ये सीखने के लिए आप जब मार्केट चल रही होगी ना, तो कैंडल देखना। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू होकर पहले ऊपर गई, लाइन भी बना के, फिर नीचे जाना शुरू हो गई। तब तक तो ग्रीन दिख रही थी। जैसे ही वो इस ओपनिंग से नीचे जाएगी ना यहाँ पर, तो ये ग्रीन वाली रेड दिखने लगेगी। रेड दिखने, तो जैसे यहाँ से फिर ऊपर चढ़ेगी तो ये ग्रीन दिखने लगेगी, फिर यहाँ से फिर नीचे जाएगी, फिर रेड दिखने लगेगी, और क्लोज हो जाएगी। जब शाम को मान लो वो क्लोज होते 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 यहाँ पर क्लोज हुई, तो वो ग्रीन ही क्लोज होगी। मतलब 1 मिनट की कैंडल तो पूरे 1 मिनट, या 5 मिनट की कैंडल तो पूरे 5 मिनट ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड होती रहेगी। लेकिन अगर उसकी ओपनिंग से ऊपर हो गई तो वो ग्रीन क्लोज हो जाएगी, और अगर उसकी ओपनिंग उसकी क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे हो गई तो रेड क्लोज हो जाएगी। समझ में आया मेरी बात, ग्रीन और रेड का? सर ये जो मोटी बनी है, मतलब कि ये 1 मिनट के अंदर यही घूमती रही। मतलब अगर वो छोटी है तो 1 मिनट के अंदर बस इसी प्राइस में खड़ी रही, अगर लंबी है तो वो पहले म्यूट कीजिए। अगर वो इस तरह से मोटी है, इतनी मोटी, जो मोटा वाला पार्ट है, इसका मतलब ये है, पहले म्यूट कीजिए सब अपने आप को। ये जो ये मोटा वाला पार्ट है, इसका मतलब ये है कि इस जगह पर, मतलब अगर ये रेट मान लीजिए 1000 और 1005 का है, तो 1000 से 1005 के रेट में बहुत देर तक घूमी है। ये 1 सेकंड में तो वापस आ गई। लेकिन अगर ये 1000 का रेट है, तो मतलब 1005 से लेके 1007 के बीच में तो वो सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही रही है, इसलिए ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर ये 5 सेकंड 10 सेकंड रह जाती तो ये भी मोटा बन जाता। तो ये जो 1 या 2 सेकंड के लिए 1 या 2 ट्रेड ही हुए हैं, इसे हम नहीं नेग्लेक्ट कर देते, इसे नहीं सुनते। तो कैंडल रेड है या ग्रीन है, कैसे बनती है, ये सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि सर इस 1 मिनट में अगर ओपनिंग क्लोजिंग से कम है, अगर क्लोजिंग ओपनिंग से कम है तो रेड बनेगी, और अगर क्लोजिंग ज्यादा है मतलब शेयर बड़ा है तो फिर वो ग्रीन बनेगी। इसके साथ वाली देखिए सर, इसके साथ वाली बताइए। अब ये वाली कैंडल ग्रीन वाली, यहाँ पर क्लोज हुई है, तो ये वाली कैंडल आपकी यहाँ पर ही नीचे वाली साइड ही ओपन हुई होगी, और क्लोज हुई है ऊपर वाली साइड, तो ये क्लोजिंग ऊपर होने की वजह से ये ग्रीन बनी। और फिर ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपनिंग ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज। सर मतलब ये 1 मिनट तक यही घूमती रही, मतलब इस प्राइस स्टैंड रहा है इसका, तो थोड़ा सा पूरा 1 मिनट के लिए भी 1 मिनट तक नीचे भी गई है देखो, लेकिन क्लोजिंग करते समय ऊपर हो गई, तो ये ग्रीन बनी। जितना पार्ट मोटा है वो वहां पे वो पार्ट रहा, वो जो नीचे वाला वो तो सेकंड्स का होगा ना, तो वो जो टाइम पर हाँ इसी जगह में ही रही है, मतलब 5-10 सेकंड इतनी जगह पे रही, 5-10 पैसे पे घूमती रही। बीच में हमने 1 मिनट का गेम देखना है, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर उस पूरे मिनट वो 50 सेकंड तो लगभग वहीं रही है जरा सी जगह पे, तो इसलिए ऐसी कैंडल बनी।
सर क्लोजिंग का मतलब है जब वो लास्ट सेकंड में होता है ना, 1 मिनट में, उसको कंसीडर करते हैं ना। बस 1 मिनट पूरा होते ही तो कंप्यूटर है ना, 1 मिनट पूरा होते ही कैंडल बदल देता है। अब उस 1 मिनट में जो क्लोजिंग देगा वो ग्रीन या रेड डिसाइड कर देगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं हम। हमें रेड और ग्रीन तो समझ में आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग भी समझ में आ गया। अब हमने ये कैंडल नहीं बनानी सीखनी है, ये तो कंप्यूटर बना के देगा। हमें ये सीखना है कि हमने इस पार्ट को इग्नोर क्यों करा, क्योंकि सेकंड्स के लिए था। अब जो चीज सेकंड के लिए हुई उसे क्यों ध्यान रखना। इस पे ट्रेड ही 1-2 शेयर का हुआ है, इस पे वॉल्यूम भी नहीं थी। अब देखो ये चार्ट होता है जो नीचे वाला होता है, ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कितने शेयर ट्रेड हुए। इसमें जो इतने सारे शेयर ट्रेड हुए हैं ना, ये इतने सारे शेयर इस वाले कम शेयर ट्रेड हुए हैं, इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं। तो जिस पार्ट में सबसे ज्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं उसी को लेकर चलते हैं। तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि हमारे को चार्ट बनाते समय ये जो छोटी छोटी लाइंस होती है इग्नोर करके चलना है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया? मतलब कि खरीदा और बेचा, मतलब इतने इस लाइन में जुड़ा, चाहे वो खरीदा होगा चाहे बेचा होगा। रेड इसलिए बन गया क्योंकि वो क्लोजिंग में हुआ। अगला पार्ट बता रहा हूं, हमें निकालना है इसमें से सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ। वीटीएल का, वरुण बीवरेज लिमिटेड का ही निकाल रहा हूँ। अब जरा ध्यान समझिए, वरुण बीवरेज का चार्ट है पिछले 1 महीने का। वरुण बीवरेज का ही अगर मैं पिछले 3 महीने का देख लूं तो ये आ गया। 3 महीने से करते चलिए। देखिए, एक तो म्यूट कर लिया करें अपनी बात पूरी होने के बाद, तो वो नहीं होती, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। हमने 3 महीने का वरुण बीवरेज देखा। 3 महीने में वरुण बीवरेज या कौन है जो म्यूट नहीं कर रहा कहने के बाद भी? रेखा सूर्यवंशी जी, म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो हमने वरुण बीवरेज को देखा कि उसका हाई, हम ये ऊपर की लाइन है छोटी छोटी इन्हें नहीं देखेंगे, जो कैंडल बनी है हमारी मोटी मोटी बस वही देखेंगे, और यहाँ पर लाइन बना लेंगे। लाइन का मार्क यहाँ पर अपने आप आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन खोलेगा। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन बन जाएगी। तो हमें समझ में आ गया सर, पिछले 3 महीने का वरुण बीवरेज का हाई क्या है? 652 रुपए। तो ये 652 रुपए इसके लिए रेसिस्टेंस है सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है? 3 महीने का लो। 3 महीने का हाई और लो मार्क कर लिया हमने। ये सर नीचे 334 यानी 435 और ऊपर 652, मतलब 100 रुपए ऊपर और 100 रुपए नीचे। इसका 3 महीने का हाई और लो है। ये इसके सबसे बड़े रेसिस्टेंस और सबसे बड़े सपोर्ट है। नीचे है तो सपोर्ट है, ऊपर है तो रेसिस्टेंस है। लेकिन सर इसके बीच के भी तो बताओ। अब जरा ध्यान समझो सर, जब इसने अपना हाई तोड़ा ना, ये हाई से नीचे गिरना शुरू हुआ और फिर तेजी से गिरा। एक भी दिन ये ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया, एक भी दिन। लेकिन फिर इसने यहां जाके ग्रीन कैंडल, जहां जाके इसने ग्रीन कैंडल बनाई वही इसका सपोर्ट है। अब जो नीचे वाला सपोर्ट है वो ले लेंगे। इसका सपोर्ट जो है ये है। तो सबको दिख रहा है ना चार्ट? यस सर। वेरी गुड। एक सपोर्ट ये है, इस सपोर्ट पे इसने देखो पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता तो मैं पहले इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक लाइन बनाई मैंने 546.90। एक लाइन हमने ये बनाई पहले से, ये वाली है 434। हमने देखा सर ये जब 652 इसने हाई लगाया था ना, तो ये बहुत बड़ा 650 मानेंगे सर राउंड ऑफ लेवल। ये देखो जब 652 रेसिस्टेंस बने तो उसे 650 हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि 650 ही रेसिस्टेंस था। वो गलती से 2 मिनट के लिए 52 चला गया, लेकिन एक्चुअल में जो रेसिस्टेंस है वो 650 है। तो 52 होगा तो उसे हम 650 कर लेंगे, और अगर 48 होगा तो उसे भी 650 हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेसिस्टेंस हमेशा राउंड ऑफ लेवल होते हैं, सपोर्ट हमेशा राउंड ऑफ लेवल ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो लिखेंगे अपने हिसाब से, हम कहेंगे हमारा रेसिस्टेंस हो गया 650 से लेके 652 का रेसिस्टेंस हो गया। तो इसको मैंने रेसिस्टेंस लिख दिया। और यहां पर ये जो मेरा लेवल था ये वाला 535 रुपए का, 535 रुपए मेरा ये वाला लेवल जो है ये मेरा सपोर्ट हो गया, क्योंकि इस टाइम रेट चल रहा है 547 रुपए।
ऊपर है, लेकिन जब इसने ये वाला सपोर्ट तोड़ा था ना सर, तो ये ऊपर गया पहले एक बार को, तो उसका छोटा मोटा एक लेवल ये भी है। अब इसकी लाइन बनाने के लिए एक रूल होता है ये रहा। अब अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाना चाहूं, तो एक लाइन ये बनेगी, इसका रेट आएगा लगभग लगभग 600 रुपए। सर ये जब यहां से आया ना 535 पे, तो 535 से ये 600 तक गया, और अब की बार पहले 650 बना था सब रेसिस्टेंस, अब की बार 600 बना रेसिस्टेंस। समझ में आया सबको? पहले राउंड ऑफ लेवल, यस सर, राउंड ऑफ लेवल 650 ने से रोक लिया, अब की बार तो 650 भी नहीं जा पाया। क्या हुआ होगा, जिन लोगों ने से बेचारों खरीद के 650 का प्रॉफिट दिखा होगा, फिर उन्हें लॉस दिख गया, तो अब की बार बेचारों से इतना भी नहीं रुका कि 650 जाने दो, अब की बार तो 600 आती जैसी रेट टू रेट है ना, निकल गए। समझाई थी ना ये बात, कि अगर कभी रेसिस्टेंस लेवल से टूट कर आएगा, तो अगली बार तो रेसिस्टेंस लेवल तक भी नहीं जाएगा, अब की बार तो लोग उसे पहले ही बेच देंगे। तो अब की बार बेचारा 650 से 600 तक ही गया, और वहीं पर रेसिस्टेंस आ गया, लोगों ने सबने बेच दिया, और यहाँ पर बेच, अब जरा ध्यान समझो, जब 650 पे लोगों ने बेचा था तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बिकी थी। देखो 650 पे जब रेसिस्टेंस बना था तो लाखों की क्वांटिटी बिकी। कितनी बिकी? लगभग लगभग इतनी सी क्वांटिटी को भी 10 लाख बोल रहा है, 9.2 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। इतनी सी क्वांटिटी को भी 1 करोड़ बोल रहा है, ये जो यहाँ पर है ये 9.2 है, और ये इससे ज्यादा ही है, मतलब लगभग लगभग 12 मिलियन क्वांटिटी बिकी, तो 650 रेसिस्टेंस बना। लेकिन 600 को रेसिस्टेंस बनने के लिए कितनी क्वांटिटी बिकी, देखना, उसकी तिहाई। मतलब अगर यहाँ पर 12 मिलियन थी, तो यहाँ पर 3 मिलियन से ही काम होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग डरे हुए हैं। जब कोई चीज अपने हाई लेवल से टूट के नीचे आती है, तो अगली बार रेसिस्टेंस छोटा बनता है, और अगली बार रेसिस्टेंस छोटा बनता है और भी ज्यादा, क्योंकि इस बार लोग डरे हुए हैं। अब की बार उसे 115 तक जाने की इंतजार नहीं करेंगे, अब की बार तो भैया रेट आ गया, चलो भाई गंगा नहाओ, निकलो बाहर। और 600 से ही रेसिस्टेंस आ गया, और अब की बार वो नीचे गया, और अब की बार कहां संभला वो? 434 पे। 434 पे संभल के, अब मुझे लग रहा था कि जो पहले वाला सपोर्ट था, भी रेसिस्टेंस बन गया था। अब अगर वो इसे तोड़ दे, तो फिर वो तेज जा सकता है। अब क्या हुआ होगा, जब वो इसके ऊपर आया यहाँ पर तो 3 दिन बाद इसे वापस नीचे आ गया, तो इसे तोड़ना नहीं माना जाता। अब जब ये यहां से इसे तोड़ के रेसिस्ट भी करे, क्योंकि ये सपोर्ट था जो रेसिस्टेंस बना था। अब अगर ये इसे वॉल्यूम के साथ तोड़ता, देखो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर भी इसे 2 बार तोड़ा इसको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस वॉल्यूम के साथ तोड़ा? देखो वॉल्यूम एक तो यहाँ पर ज्यादा थी, एक यहाँ पर ज्यादा थी, तो ये तो हमें समझ में आ गया सर, ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? जहां जहां सर एक क्वेश्चन है, जहां जहां वॉल्यूम ज्यादा मुझे है, 434, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो ये नीचे वाला 434 वाला जो रेसिस्टेंस आया, जो अपना सपोर्ट आया, तो ये सपोर्ट कैसे आया? ये भी कहीं पीछे का, मतलब 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल पहले का भी होगा, कि ये मतलब यहाँ पे बाइंग आ गई, मतलब कि इसलिए है? यहाँ पर बाइंग आई है, तो हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। हम तो आज यहाँ पर है ना, हम तो आज यहाँ पर 1 महीना पहले का सपोर्ट है, हमने इसे मार्क करा है, तो हमें ये समझ में आ गया सपोर्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज तो ये कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इस पर हम जब लाइन बनाएंगे तो हम उसका मार्क बना लेंगे, या तो इसे अलग कलर की लाइन बनाएंगे या मोटी लाइन बनाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा सर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगर ये गिर के वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम जरूर खरीदेंगे। तो 434 पे अगर वरुण बीवरेज मिले तो जरूर खरीदना। और जरा ध्यान से सुनिए, मैंने 434 पे ही खरीदने की राय दी थी, क्योंकि आज से लगभग 1 महीना पहले राय दी थी, और 1 महीना पहले का ये रेट है, और मैंने इसे 434 पे ही खरीदवाया था, और आज की 520 है, यानी कि लगभग लगभग मेरे बताए हुए लेवल से 20% बढ़ चुका है। और अभी भी मैं इसे बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा टारगेट अगला क्या है? ये वाला 600 टारगेट है, 600 तक जाएगा, और अगर से 600 कर दिया तो 650 जाएगा, और अगर से 650 क्रॉस कर दे तो और ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? और आपका, अरे सूर्यवंशी जी है क्या? म्यूट कर लीजिए। 434 कैसे बना? आपका कहना है सर हो सकता है ना 434 भी पिछला एक सपोर्ट भी हो, वो हम पिछला चार्ट अभी देखकर आपको बताएंगे 434 सपोर्ट है या नहीं, पिछले डाटा में भी देखेंगे। पहले आप अभी रेजिस्टेंस समझ लीजिए। ये वॉल्यूम अपन कैसे पहचानते थे? वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये ग्रीन और रेड जो वॉल्यूम वाले दिख रहे हैं बाहर, तो वॉल्यूम ज्यादा आया और या कम आया, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मार्क कर ही रहे हैं, जहां से चीज मुड़ गई वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन बनेगी।
लेकिन जहां पर ये वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम यहां से लेके और यहां तक का है, इसका वॉल्यूम यहां तक का, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम इस सपोर्ट लेवल पे आया है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है यहाँ पर बाइंग और सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है। देखो ना तो यहाँ पर बायर ज्यादा है ना सेलर, यहाँ पर रेड ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी कैंडल हो, क्योंकि जब कोई 10-100 बंदों ने अगर बाय करा तो 100 ने सेल भी करा, तभी तो हुआ ट्रेड। अगर 10 लाख बंदों ने यहाँ पर बाय करा, 10 ही लाख बंदों ने सेल भी करा, तभी तो ट्रेड हुआ। तो बायर भी बराबर थे, सेलर भी ज्यादा थे, लेकिन ज्यादा थे। तो जहां पर ज्यादा होगा तो चाहे वो रेसिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो वॉल्यूम आया था कुछ ज्यादा आया था, यानी कि ये जो रेसिस्टेंस है थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो ये वाला रेसिस्टेंस है ये स्ट्रांग रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब 600 तो एकदम तोड़ देगा ये, 600 इतना बड़ा कोई रेसिस्टेंस नहीं है, 600 तो जब ये तोड़ेगा एकदम तोड़ देगा। मेन बात तो ये थी कि यहाँ पर बस एक रेसिस्टेंस था और छोटा मोटा रेसिस्टेंस था, इस वाले रेसिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो 600 इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 650 बड़ी चीज है। 650 तोड़ देगा तो फिर ये बहुत तेज, 600 तोड़ता हुआ एकदम से लग नहीं रहा है। तो मेरा इस शेयर का पहला टारगेट है 600 और दूसरा टारगेट है 650। 650 पे तो बेचकर निकल जाना, 650 एकदम से नहीं तोड़ेगा, 650 लगा के वापस नीचे आएगा, 625, 630 या 600 आएगा, और फिर अगली बार जब तोड़ेगा 650 को फिर इसका अगला टारगेट बताएंगे। चलिए सबको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आगे अच्छे से। यस सर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये पता लग गया। वॉल्यूम को कंपेयर कर लेते हैं। यस सर। सर एक प्रिंस पाइप्स का देख सकते हैं क्या? प्रिंस पाइप नहीं, आज सिर्फ वीबीएल पे बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही चीज हो सकती है। प्रिंस पाइप या जो भी आप बोल रहे हैं, टाइम बचा तो करवा दूंगा, वरना आप करके लाओ, उसमें कमियां मैं बता दूंगा। प्रिंस पाइप को आप करो, आप बनाओ, बनाने के बाद उसकी फोटो खींच के मुझे भेज दो, मैं आपको इंडिविजुअली उसका आंसर कर दूंगा कि आपने स्टार्ट सही बनाया कि नहीं। अगर आप लोग 5-5 कंपनियों के भी बना के भेजोगे, मैं सबका आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर मैं आज अलग अलग कंपनी करने लगूंगा ना, तो खिचड़ी पक जाएगी, समझ में किसी को कुछ भी नहीं आएगा। एक ही कंपनी आपके कहने पे उठाई है मैंने, अपनी मर्जी की तो उठाई नहीं है, लेकिन अब जो एक उठा ली वो उसी पे बात करेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दूसरी उठाएंगे। सर नॉर्मल चार्ट अपन को 3 महीने का लगाना है? नहीं, चार्ट हमारे को 5 दिन लगाना है पहले। 5 दिन में अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस मिल जाए तो पहले वो लगाने हैं, फिर उसे अगला देखो। जो चार्ट का ऑप्शन आता है ना, ये रहा, पहले 1 दिन का आता है, 1 दिन में कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलेंगे नहीं तो छोड़ दो। फिर 5 दिन का आता है, 5 दिन में मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाता तो एक मेरा ये लग जाता, एक मेरा ये लग जाता, पास बन रहे थे तो पास के रेसिस्टेंस लगा के क्या करूंगा। फिर मैंने 1 महीने का लगाया, 1 महीने में मुझे कुछ खास सपोर्ट रेसिस्टेंस मिले नहीं। देखो ये वाला भी ढंग से नहीं मिला और ये वाला, तो उसका तरीका क्या होता है, उल्टा करो। पहले आप लगाओ 1 साल का, 1 साल का लगाने के बाद आप सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे लगाओगे। देखो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं साफ साफ, ये बहुत पतली पतली कैंडल है, तो इसे थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। ऐसे मोटा करने के बाद फिर 1 साल पीछे से शुरू हो जाओ ऐसे। अब मैंने 1 साल पीछे से शुरू करा तो मेरी एक लाइन ये बन गई, देखो एक लाइन मेरी कहीं ना कहीं समझ में आई, ये वाली क्यों बनी, हाई है, और 1 साल का लो ये है। तो मैंने 1 साल का हाई लो लगा लिया, ये मेरा हाई लो लग गया। हाई लो सबसे पहले लगाना है, फिर देखो कहाँ कहाँ रुका, ऊपर से ही देखना शुरू करो। तो ये मेरी पहले ही लगी हुई थी, चलो इसे हम हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने देखा एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 बार आया यहाँ पर और फिर चला गया वापस, देखा आपने। ये मैंने 1 साल का चार्ट उठा लिया, फिर से मैंने एक लाइन तो लगाई ये वाली, है 1 साल का पूरा हाई था। एक लाइन ये पहले से लगी हुई थी जो हमने भी 3 महीने के चार्ट से लगाई थी, इसलिए मैंने इसे छेड़ा नहीं। अब जरा मेरे को समझ में आ रही है एक बात, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट बन रहा है। पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से 3-4 दिन बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर से 3-4 दिन बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर 4-5 दिन बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर 1 महीने बाद फिर से ले लिया, फिर 2 महीने बाद लगभग इसी एरिया में फिर से ले लिया। तो मैं देख रहा हूँ सर ये तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और देखो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉटम। पहले इसने एक बॉटम यहाँ लगाया, फिर एक बॉटम यहाँ लगाया, फिर एक बॉटम यहाँ लगाया, ट्रिपल बॉटम लग गया। जब भी ट्रिपल बॉटम टूटता है तो बहुत तेज गिरता है। इसे 4 बॉटम लगाने के बाद और फिर यहाँ से रिकवरी ले ली, तो 4 बॉटम पे सपोर्ट ले लिया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। तो ये वाला सपोर्ट तो लगाना बहुत जरूरी है, ये वाला तो सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने ये सपोर्ट बना दिया आपके लिए, लीजिए। तो समझ में आ गया सर मुझे। 628 का सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है, और इस टाइम रेट क्या चल रहा है, 634। मतलब ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। और अब अगर इसने 650 तोड़ा, और ये 628 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि 4 बॉटम तो इसने बनाए हैं। चलिए और कौन सा सपोर्ट या रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है सर,
एक मुझे रेसिस्टेंस देखो ये दिखाई दे रहा है, इसने क्या करा सर, एक इसने रेसिस्टेंस पहले ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर यहाँ पर भी लिया, तो ये भी तगड़ा लग रहा है, तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया, मार्क कर लिया, लो जी से भी कर देते हैं फिर, लो जी ये बन गया आपका ये वाला, ये 610 का। तो मुझे समझ में आ गया सर 600 से लेके और 630-40 तक बहुत सारे सपोर्ट है हमारे पास, मतलब 600 से लेके 650 की जो रेंज है ना ये बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर जैसे ही 650 को क्रॉस करेगा ना ये बहुत तेज भागने वाला है, और ये फिर 680 जो आपकी ये वाली रेंज है इस पे रुकेगा, और अगर इसने इसको क्रॉस कर दी तो फिर तो ये बहुत ही तेज भागेगा, लेकिन ये करेगा नहीं, 650 680 क्रॉस करेगा नहीं। अभी इसका रेट क्या है, अभी इसका रेट है 550 रुपए के लगभग, 550 इसका भी रेट है, अभी इसका रेट यहाँ पर है, अब ये चल रहा है यहाँ पर, यहाँ चल, तो इसके लिए बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है 610, अभी 600 है एक रेसिस्टेंस, फिर 610 है, फिर 630 है, और फिर 650 है, मतलब 600 से लेके 650 तक तो इसके लिए रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर उसमें से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की बात करूं तो 600 बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है, 610 एक रेसिस्टेंस है, 630 एक रेसिस्टेंस है, और 650 तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, तो 650 रोकेगा इसे और 630 भी रोकेगा, मतलब 610 तक तो ये चला जाएगा, फिर इसे 610 से लेके 650 तक इग्नोर करना है, और 650 से 680 तक भी इग्नोर ही करना है, मतलब 610 से लेके 680 क्रॉस करना है, इसके लिए महाभारत हो जाएगा, 10% की जो रेंज है ये महाभारत हो जाएगी। लेकिन 540-45 अभी चल रहा है, वहां से 610 ही आपको आराम से ले जाएगा, मतलब ये अगला 10% का रिटर्न तो आपको एक महीने के अंदर अंदर दे ही देगा, लेकिन उससे अगला 10% देने में आपको 2 महीने लगा देगा, 2 से 3 महीने लगा देगा। लेकिन जिस दिन भी ये 680 तोड़ेगा उस दिन ये तेज हो सकता है, लेकिन अगला टारगेट हमारे पास नहीं है कहां तक जाएगा, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। मेरा इसका लास्ट टारगेट है 610, इस चार्ट के हिसाब से मुझे 610 जाता होता लग रहा है, उसके बाद में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, मैं इसमें ज्यादा बैठूंगा नहीं, क्योंकि 3-4 रेसिस्टेंस क्यों चक्कर में पड़ना, कोई और शेयर ले लेंगे। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि सर 610 तो कोई नॉर्मल चीज है, लेकिन 610 के ऊपर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, हर 10-20 रुपए के बाद ही है, तो इसे निकलना ही ठीक रहेगा, और 610 तक पे टारगेट लगाएंगे। मेरे पास 580 की एवरेज है सर, तो 610 नहीं मैं अगर अभी भी लेके स्कोर एवरेज कर सकता हूँ 545 एवरेज कर लो और 600 पे निकल जाना, इसे आप ले लो 580 पे है ना, और अब ले लोगे तो आपका एवरेज हो जाएगा लगभग 555, मतलब वो तो मैं शेयर के प्रोग्राम आउट नहीं कर लेंगे, क्वांटिटी ले लोगे जितनी पहले से है तो 555 हो जाएगा, 555 की 605 होते ही बेच देना, 10% प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत है, एक महीने के अंदर हो जाएगा, और ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको 600 नजर आएगा, हो सकता है 3-4 दिन महीना हो जाए, 3-4 दिन में भी हो सकता है, बहुत तेज भाग रहा है, मेरी बाइंग लिस्ट में है ये। चलिए वीबीएल लगभग सबको समझ में आ गया है, इसी का अगर मैं 5 साल का चार्ट देख लूं तो मैं देखूंगा वो जो मैंने चार्ट बनाया था ना, जो 1 साल का हाई था वही 5 साल का हाई है, मतलब 700 के ऊपर तो ये जाएगा ही नहीं एकदम से, मतलब ये जाने के चांसेस ही नहीं है, आपको इसे 600-610 पे निकल जाना चाहिए, मैक्सिमम 700 जा सकता है, रुला रुला के जाएगा, अगले 6 महीने में जाएगा, 3-4 महीने तो लगा ही देगा 700 जाने में, तो ज्यादा अच्छा है कि 600-610 के आसपास निकल जाओ। मैंने इसे आपको खरीदवाया था लगभग 434 पे, 434 पे खरीदवाया 1 महीना पहले, और 1 महीना रुकोगे 600 आ जाएगा, पैसा 1.5 गुना करवा दिया, और क्या बच्चे की जान लोगे। दूसरा मैं तो फ्यूचर में खरीदवाता हूँ, मेरे पैसे तो 5 गुना हो जाते हैं इतनी देर में, मैं तो कैश में खरीदने को कहता ही नहीं हूँ, मैं तो फ्यूचर में खरीदने को कहता हूँ। चलो मैंने आपको बताया था ना, आज मैंने मननपुरम खरीदा है, देखो मेरे पीएनबी में कितने रुपए आ रहे हैं, 52-53 हजार रुपए आ रहे हैं, मैंने 94 रुपए खरीदा था, सिर्फ 97, 3 रुपए बढ़ा है, 3 रुपए बढ़ने से मुझे 55,000 का प्रॉफिट हो गया, अभी कल को 100 रुपए हो जाएगा, मतलब 3 रुपए और बढ़ जाएगा, तो मेरे को इसमें 1 लाख रुपए आने लगेंगे, मैं इसमें से निकल जाऊंगा, 100 रुपए का मेरा टारगेट है इसका। फिर मैंने LIC खरीदा, वो बहुत दिन पहले बताया था आपको, मैंने 785 पे खरीदवाया था, फ्यूचर में ये 791 चल रहा था, कैश में 785 चल रहा था, और मैंने 800 का टारगेट दिया था, वो तो उसी दिन पूरा हो गया था, अगला टारगेट मेरा 825 का है, फिर 850 का है, 15 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा, मैं 850 पे LIC में से निकल जाऊंगा। BHL मैं 183 से खरीद के बैठा हूँ, 1 महीना पहले 183 में खरीदा था, लेकिन क्या है मार्च में खरीदा था, फिर अप्रैल को रोल ओवर करना होता है, मैंने रोल ओवर कर लिया था, तो एक्चुअल में मेरी कॉस्ट इसकी 183 रुपीज है, और वो भी सिर्फ 15-20 दिन पहले की, और मुझे इसमें कम से कम 2 लाख रुपए बच गए थे, 1-1.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा लॉट थे मेरे पास, अब एक है, तो इसमें भी मैं इसको 225-30 पे बेच दूंगा।
फिर उसके बाद मैंने निफ्टी की 2 पुट ली है सिर्फ हेजिंग के लिए, मेरी वाइफ ने ली, मैं तो लेने नहीं वाला था, मार्केट कल को भी पॉजिटिव रहेगी मेरे हिसाब से तो। और KEI इंडस्ट्री लिया हुआ है मैंने 2900 रुपए का, KE इंडस्ट्री 2900 के आसपास ही चल रहा है, ये आप ले सकते हो। मेरा इसका टारगेट 3000 का है। और मन्नमपुरम के मैंने 5 लॉट लिए हैं। देखो ये 5 लॉट लेने में मेरे कितने पैसे लगे, सिर्फ 86,000 रुपए। और ये 86,000 रुपए नहीं, 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए लगा के मैं इसमें से लगभग मैं कल को प्रॉफिट निकाल लूंगा 3 रुपए का। 15,000 शेयर है, 45,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल लूंगा कल को ही। 1 लाख रुपए लगा के 45,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे कल तक। ये मैं कल को बेच दूंगा। मैंने 7 रुपए 15 पैसे में खरीदा, मैं इसे 9 रुपए 50 पैसे पे या 10 रुपए में बेच दूंगा कल को। ऐसा कब होगा, जब ये मन्नमपुरम 334 की जगह 240 हो जाएगा। मेरा टारगेट 240 का ही है। मैंने ये वाली कॉल अपने ग्रुप पे आज भेजी थी, 234 पे खरीदा था और मैंने टारगेट दिया 236, 238, 240। कल को 240 हो जाएगा, ये 245 भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट 240 है, तो मैं 240 पे निकल जाऊंगा। जब ये 240 होगा तो मेरी कॉल 7 रुपए वाली 10 रुपए हो जाएगी। मैं 10 रुपए पे पूरा निकल जाऊंगा, 10 या 11 रुपए तक जाएगी ये कॉल कल को। मैं 10 रुपए पे निकल जाऊंगा। और अगर 10 रुपए हो गई तो मुझे 15,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए बचेंगे, जो कि 45,000 का प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए लगा के 45,000 एक दिन में कोई नहीं बचा सकता। एक लॉट कितने में आता है सर मन्नमपुरम का? देखो बाय में जाओ, यहाँ पर एक लिख के देख लो, ये बता देता है कितने रुपए लगेंगे। देखो रिक्वायर्ड फंड बता रहा है 21,000 रुपए। एक लॉट 21,000 रुपए में आ जाएगा अगर ये डेरिवेटिव का कॉइल खरीदना चाहोगे तो। सर ये टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, कितने दिन तक होल्ड करना है, कब निकालना है? सारी चीजें एक दिन में थोड़ी सीखोगे सर। देखो टाइम कैसे कैलकुलेट होता है सर, आप टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं सर, आपको कैसे समझ में आया, तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मुझे डेरिवेटिव की नॉलेज है, अभी मैं आपको चीजें तो नहीं सिखा सकता ना। अब इसमें क्या होता है, मैं 240 का ही टारगेट क्यों लिया बताता हूँ। 240 का टारगेट क्यों लिया, मन्नमपुरम में हम जाएंगे, इसकी ऑप्शन चेन देखेंगे। ये ऑप्शन चेन अब आपको समझ में आती होगी तो समझाऊंगा। तो 240 पे देखो कितने बंदे बैठे हैं, 69। ये वाले देखो क्या लिखा हुआ है, ये 70 लाख बंदे बैठे हैं। समझ दिख रहा है? जैसे ही मैं कर्सर हटाऊंगा इसके नीचे देखना, 240 के सामने कितना ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है, इसके अंदर 240 के सामने देखो 70 लाख बंदे बैठे हैं ना। हाँ 69 लाख। हाँ 69 लाख बंदे ये कह रहे हैं हम इसे 240 से ऊपर जाने नहीं देंगे। 69 लाख लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम इसे 240 से ऊपर जाने नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ 16 लाख बंदे, ये देखो लिखा हुआ ना 16 दिख रहा है, 16.65 240 के राइट साइड दिख रहा है सर, दिख रहा है। मैसेज पे ले आता हूं। लो जी बड़ा देख लो। देखो 240 देखो क्या हुआ, 230 पे जो इधर वाले बंदे होते हैं ना, ये होते हैं सेलर, मतलब ये बेचकर बैठे हैं, और ये होते हैं बायर, मतलब ये कहते हैं कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी। अब देखो मन्नमपुरम 235 के ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा 30 लाख बंदे बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 लाख बंदे ऐसा बोल रहे थे हम तो 235 के ऊपर ले जाएंगे। तो अभी तक ये 235 से ऊपर नहीं गया है। अब क्या होगा, जैसे ही 235 से ऊपर जाएगा इन लोगों को लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे थे हम जाने नहीं देंगे, लेकिन मुझे पता है कल को जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि 30 के नीचे जाने नहीं देंगे। देखो ये बोलते हैं कि हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये बोलते हैं इसे ऊपर ले जाएंगे, और ये बोलते हैं हम इसे नीचे ले जाएंगे, इससे ऊपर जाने नहीं देंगे। तो 235 वाले कॉल राइटर बोल रहे हैं कि 30 लाख बंदे बोल रहे हैं हम इसे 235 से ऊपर जाने नहीं देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं हम तो जाने देंगे, देखिए सिर्फ है। अब अगर मान लो ये 235 से ऊपर चला जाएगा तो इन 30 लाख को होना शुरू हो जाएगा लॉस, और ये करेंगे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब ये बेच कर बैठे हुए 230 पे 235 पे खरीदना शुरू कर देंगे, और ये 35 लाख बंदे इसको खा जाएंगे, और इस वाले को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने बंदे बैठे हैं 70 लाख। 70 लाख बंदे कह रहे हैं कि हम इसे ऊपर जाने नहीं देंगे, और ये वाले 30 लाख भी इनके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहेंगे यार हमारा तो लॉस होना शुरू हो गया, हम ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। तो ये 30 लाख और 70 लाख मिलकर हो जाएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ बंदे से ऊपर जाने नहीं देंगे 240 से, लेकिन 240 से ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो कितने हैं, वो है सिर्फ 16 लाख और 10 26 लाख। अगर 50% भी हो जाते हैं ना तो ये ऊपर ले जा पाते हैं। देखो यहाँ पर 30 लाख था और यहाँ 10 लाख है, कल तक ये क्या हो जाएंगे 15 लाख हो जाएंगे। इधर 30 लाख है, इधर 15 लाख हो जाएंगे, कल को ये तोड़ देंगे 235 को। ये मेरी एनालिसिस है, ये मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आप मेरे से डेरिवेटिव पढ़ोगे, जब आप मेरे से 10A और 8A पढ़ोगे तब बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता यहाँ पर सर इस स्क्रीन पे थोड़ा कॉल पुट के हिसाब से थोड़ा बता दीजिए, क्या बताऊं, कैसे इंटरप्रेट करें। यहाँ पे कॉल पुट है ना, उसको उसके बारे में ये कॉल है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है सर, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? एंजल है सर, ये तो सब में होता है।
होता है, मेरा एंजल है, लेकिन वो सब में होता है। ये ऑप्शन चेन में जाके जीरोधा में होता है। हाँ सब में होता है सर, ऑप्शन चेन में जाके देख लो, ऑप्शन चेन के नाम से मिलेगी ये चीज आपको। देखो किसी के समझ में नहीं आ रहा हो ना तो डरना मत, ये कोर्स में नहीं है, ये डेरिवेटिव का पार्ट है, ये रिसर्च एनालिस्ट में नहीं आएगा, ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कल को 30 लाख लोग हैं, यहाँ पर 10 के 15 हो जाएंगे, कल तक 5 लोग इसमें और ऐड हो जाएंगे, और जैसे ही 50% होता है ना ये काट देता है रेशो, तो 235 को कल क्रॉस करेंगे और ये 240 पे जाएगा। लेकिन 240 पे क्या होगा, यहाँ 16 है, कल तक ये 25 हो जाएंगे। 25 लाख जो होंगे वो 1 करोड़ से तो 25% हुए ना, 50% तो नहीं हुए ना, तो इसे काट नहीं पाएगा, तो 240 लगाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा। जैसे ही 240 जाएगा मैं भेज दूंगा, 240 जाते ही मैं अपना टारगेट बुक कर लूंगा। तो मैंने टारगेट कैसे डिसाइड करा, ऑप्शन चेन से। मैंने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का सहारा नहीं लिया, मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन का सहारा लिया, ओआई इंटरेस्ट का सहारा लिया। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेटिव के कोर्स में, ठीक है। तो हर जगह पर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, कुछ चीजें और भी देखनी पड़ती है, वो मैं देखता हूँ, मैं सब चीज मिलाकर लेता हूँ, इसीलिए मेरे 100 में से 90 टारगेट हो जाते हैं, मेरे टारगेट ज्यादातर हिट हो जाते हैं, मेरा स्टॉप लॉस कभी नहीं उड़ता, मतलब ज्यादातर नहीं उड़ता। तो किस किस को ये बात समझ में आ गई सर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैसे डिसाइड करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। उसमें से जो वॉल्यूम का जो आप बता रहे थे एक बार नीचे, वो थोड़ा सा बताइए कहाँ वीक और थोड़ा बाउंसर गया आज की तारीख में। देखिए मैं ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपके कोर्स में नहीं है। अगर बाउंसर जाए भी तो पेपर में तो आना ही नहीं है, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और उसी के लिए बाउंसर जा रहा है जो ट्रेडिंग नहीं करते, तो उन्होंने चार्ट पहले कभी देखा ही नहीं। अगर आप चार्ट देखेंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। सुशील जामवाल जी लेफ्ट द मीटिंग, चलो दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। किसी को बोर लग रही है क्लास तो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं सर, वो फोन पे लगाया आप लगे रहो सर। नहीं मना करते हैं मुझे समझ गया। पंकज सर मुझे मना करते हैं, सर ये आउट ऑफ द कोर्स चीजें मत पढ़ाया करो, कुछ स्टूडेंट बोर हो जाते हैं फिर क्लास छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी क्लास छोड़ के गया ना, मैं ये बोर सब्जेक्ट हटा दूंगा और फिर बुक पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट छोड़ दिए सर मुझे पकड़ लेंगे, सर ये क्या कर रहे हो। तो अगर आपको मजा आ रहा है, आपको की चीज लग रही है तो पढ़ा देता हूँ। अगर आपको बोर सर इधर रेलेवेंट था सर, पूरा रेलेवेंट था, आपको पूरा क्लियर से बता दिया आपने एग्जांपल लेके। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं बताना बाकी है और बताता हूँ। अभी ये और चलेगी आज, क्योंकि मैं कल टेक्निकल और नहीं पढ़ाऊंगा, ये प्रैक्टिकल चीज आज पढ़ाऊंगा। और जो ये फ्री क्लास देने वाला था ये वही है, इस क्लास के 5000 रुपए लेता हूँ, जो आपको फ्री में मिल गई। आगे बढ़ते हैं सर, फ्रीलांसिंग है ना ये। अरे सर मैं फंस गया हूँ, मैं ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ ना, और अगर कोई मुझे 4, 5, 10 बार बोल देता सर ये बता दो तो बता ही देता हूँ। अभी कल मैं तो सर वेट कर रहा हूँ कि आप कब 8A पढ़ाएंगे। हमने मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। 8A 10A PM सब कराऊंगा। देखो उसी RA निकल जाए उसके बाद वही करना मुझे आपसे बहुत पैसा लेना है, कुछ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन समझ लीजिए अगर आप मुझे 5000 रुपए देंगे तो 5 करोड़ मेरे को दिया हुआ पैसा वेस्ट नहीं होगा। इसकी बिल्कुल ट्रस्ट सर हम आपके सभी क्लास ज्वाइन करने वाले, आप टेंशन मत लो। नहीं मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये 17 स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेंगे और सबके सब एक स्टूडेंट लेकर भी आएंगे। मुझे अगले बैच में सर हमको आपकी पूरी क्लासेस लेनी है सर, पैसे कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसे बराबर पे करेंगे। हमने तो लेनी है, एक स्टूडेंट और लेके आना है। पक्का लेकिन लेकर के आएंगे। अगला बैच में तभी बनाऊंगा जब उसमें 35 स्टूडेंट मिनिमम, तब तक नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पर कॉल राइटर ओपन, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसका मतलब होता है इतने बंदों ने कॉल बेच रखी है, मतलब इतने बंदे रोक रहे हैं ऐसे ऊपर जाने से। ये वाला ओपन इंटरेस्ट जो होता है पुट का, ये बोलते हैं हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो अब देखो 240 से ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा कौन बोल रहा है। 70 लाख बंदे तो ये रहे और 30 लाख बंदे ये रहे, यानी कि 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ बंदे तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमें 240 से ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन 240 से ऊपर ले जाने वाले बंदे कितने, सिर्फ 17 लाख और ये 15, 30 ही लाख हुए। 30 लाख बंदे 1 करोड़ बंदों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से 240 से ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर गलती से भी 240 से ऊपर चला गया तो ये 1 करोड़ बंदे जो है ना, लॉस होना शुरू हो जाएगा। और जब इन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये करेंगे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग करने का मतलब क्या है, ये 1 करोड़ बंदे 1 करोड़ शेयर खरीदेंगे, और जब किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदे जाएंगे तो वो तो बढ़ेगा, तो फिर 240 छोड़ो 250 जाएगा।
तो मेरे हिसाब से 240 तो ये जाएगा ही, 240 से ऊपर तो इसे जाना ही नहीं है। लेकिन अगर ये 240 से ऊपर चला गया, मतलब इसने जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तोड़ दिया, तो फिर यदि तेज भागेगा और अगला रेसिस्टेंस इसका 250, सीधे 250 पे जाकर रुकेगा ये। बात समझ में आई? अभी समझ में आई सर। 235 इसलिए तोड़ेगा क्योंकि उसके जो फुट वाले हैं, मतलब जो अपने 35 से ऊपर जाने वाले वो भी 30 लाख हैं, और 235 पे भी 30 लाख, 29 लाख लोग रहे हैं। 235 पे 30 लाख बंदे बैठे हैं, 235 पे बैठे हैं 30 लाख, ये रहे बंदे बैठे हैं, और 235 की फुट साइड में बैठे हैं देखो 9 लाख बंदे, ये रहे 9 लाख, 9.5 लाख बैठे हैं। 9.5 लाख में आज में 8 लाख जुड़े हैं, देखो ये लिखा हुआ 8 लाख आज में ऐड हुए हैं इसमें, ये रहे। तो ये और सिर्फ पहले 1 लाख थे, 1 लाख, उसमें 8 लाख तो आज में ऐड हो गए। तो जब 8 आज में ऐड हो गए तो कम से कम 8 लाख कल भी ऐड हो जाएंगे। तो जब 8 लाख कल ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 17 लाख। अब इधर 17 लाख, इधर है 30 लाख, 17 लाख, और जब 50% हो जाता है पुट साइड में, जब 50% हो जाता है तो उसे क्रॉस कर देता है, ये रूल है। ओके, जब पुट राइट जिस साइड में ज्यादा है उस साइड में उनको लेके पकड़ना है, मतलब पुट साइड में तो अगर 50% भी हो जाए तो उन्हें दो, एक को 2 गिनना होता है। अगर पुट साइड में 17 लाख बंदे हो जाएंगे कल को तो 34 लाख गिनो, और इधर एक ही गिनना होता है, इधर 30 लाख है, उधर 34 हो जाएंगे। पुट साइड वालों को डबल गिनना होता है, क्योंकि पुट वाले ट्रेडर कम होते हैं, कॉल वाले ट्रेडर ज्यादा होते हैं, तो पुट वालों को हम डबल गिन के चलते हैं। रूल है ये, मेरा बनाया हुआ रूल है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा बनाया हुआ रूल है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है। मैंने ये बात नोट की है कि जैसे ही पुट राइटर 50% हो जाते हैं वो क्रॉस कर देते हैं। जैसे देखो 30 पे, देखो आप देखो 230 पे, ये 230 पे आपके कॉल राइटर कितने रह गए? 22 लाख, और कितने घटे आज में? 20 लाख, मतलब कितने होंगे सुबह सुबह? 42 लाख होंगे सुबह सुबह। देखो 22 लाख तो अब है, और 20 लाख आज में घटे हैं, माइनस में लिखा है, यानी कि सुबह को जब भी मार्केट खुली होगी तो कितने होंगे? 42 लाख। यहाँ पर कितने हैं? 58 लाख। इसमें से आज में कितने जुड़े हैं? 17 लाख, मतलब जब सुबह सुबह मार्केट खुली होगी तो कितने होंगे? 41 लाख। तो जैसे ही ये मार्केट बराबर हुई, पुट राइटर और कॉल राइटर बराबर से हुए, इसने क्रॉस कर दिया, 30 को क्रॉस कर दिया इसने। जैसे ही पुट राइटर कॉल राइटर के बराबर हुए, वो आइटम क्रॉस हो गया और वो 35 पे आ गया। अब ये 35 के आधे हो गए, जैसे ही आधे होते हैं ना तो बस ये क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे बराबर हो जाता है। बराबर होते ही ये 35 को क्रॉस कर देगा। फिर जैसे ये 35 को क्रॉस करेगा 40 पे आ जाएगा। अब 40 पे बैठे होंगे 1 करोड़ बंदे, इधर बैठे होंगे 30 लाख। अबे तब तक 40 को क्रॉस नहीं करेगा तो 30 लाख वाले कम से कम 60 लाख ना हो जाए, मतलब 50% से ज्यादा ना हो जाए। जैसे ही 50% से ज्यादा होंगे 40 को क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही 40 क्रॉस करेगा ये बराबर हो जाएंगे अपने आप। पुट वाले राइटर ज्यादा हो जाएंगे, कॉल वाले भाग जाएंगे, वो शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देंगे। ये रूल है ऑप्शन चेन का। जब ऑप्शन चेन पढ़ाऊंगा लाइव मार्केट में, ऑप्शन चेन बदलती भी देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ये मैं रोज देखता हूँ 9 बजे से 3:30 बजे तक, इसलिए मुझे पता है कब क्या होगा। आप भी जब देखोगे आपकी भी समझ में आएगी। और जब मैं डेरिवेटिव का ये और लेसन पढ़ाऊंगा तो लाइव मार्केट में पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। लाइव टाइम पीरियड क्या होता है? क्या उतने से पहले बेचने तो एक दिन का होता है ये, कि इसमें टाइमिंग होती है? एक महीने की। हाँ, स्टॉक की एक्सपायरी 1 महीने की होती है। 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। ठीक है जी, ये अभी प्रॉपर समझ में आया, ये अभी प्रॉपर समझ में। अभी तो सर मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, अभी तो मैंने आपको बेसिक भी नहीं बताया ऑप्शन चेन का। ये तो मैंने एक क्वेश्चन निकल कर आ गया, सर आपने टारगेट कैसे डिसाइड करा, तो मैंने बता दिया भैया 240 कैसे डिसाइड करा। अभी ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, 4 दिन का लेक्चर है भैया। समझिए, मैंने जब इसका 1 साल का हाई देखा तो एक लाइन तो मेरी ये बन गई, अपने आप बनाई मैंने ये वाली, ये 230 पे है। ये इसका लाइफ टाइम हाई था, और ये वाला हाई इसने आज ही लगाया, मतलब इसने आज अपने आप को लाइफ टाइम हाई पे काटा। आपको भी पता है, मैंने कहा था जो लाइफ टाइम हाई होता है जिसके ऊपर आज तक गया ही नहीं, वो इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है जब कोई शेयर अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को काट के उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, और कोई एक दिन नहीं क्लोजिंग दी, इतने सारे दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब 3-4 दिन तक। मतलब कितने दिन हो गई है, एक दिन की कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन कैंडल दे दी। 10 दिन से वो अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को काट के उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है मनमपुरम का। और अब ये कहीं तक भी जा सकता है, ये 240 250 260 कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि 1 करोड़ बंदे बैठे हुए दिख गए, तो मैंने तो 240 के टारगेट से खरीदा है। और अगर इसने 240 तोड़ दिया 250 जाएगा, और अगर 250 तोड़ दिया फिर 300 जाएगा। तो इसके 3 टारगेट हैं, 240
250, 300। मैं सिर्फ 240 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि रिस्की है। मैं लाइफ टाइम हाई पे कोई चीज क्यों खरीदूं, मैं क्यों खरीदूं? तो मैंने ये चीज देखी, लेकिन फिर भी इसके और रेसिस्टेंस लेवल देखना चाहे तो सर एक ही बन जाएगा। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी से सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम हो गया भाई, एक रेसिस्टेंस ये हो गया और ये लाइन यहीं को जाएगी थोड़ी, तो एक यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी, तो एक तो ये बनेगा ही बनेगा, और एक इसका ये बन जाएगा ये, और देखो यहाँ पर भी आ रहा है, एक ये बन जाएगा, एक ये लो बन जाएगा, ये रहा, एक ये बनी गया, देखो ये वाली लाइन यहाँ को जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करके बन जाएंगे। तो ये वाले छोटे छोटे बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये बन गया है इसका, ये छोटे छोटे बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके 3-4 रेसिस्टेंस वगैरह ये बने हैं, और ये मेरी बाइंग लिस्ट में है। मन्नमपुरम फाइनेंस को एक बहुत बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, जिस वजह से ये यहाँ से लेके और यहाँ तक बढ़ा। जब ये 180 के आसपास था तो मैंने इसकी रिपोर्ट निकाली थी, तब तक मुझे ये नहीं पता था ये टेक ओवर होने वाला है कुछ, लेकिन मैंने इसका FIIDA का डेटा देख लिया था और उसके अंदर इसमें 8% डेटा बना था एक ही दिन में। चलो मैं FIIDA का डेटा भी दिखा देता हूँ इसमें कैसे बना, तो आपको थोड़ा और पता लग जाएगा मैंने क्यों लिया। ये मेरा FIIDA का डेटा है जो मैं रोजाना बनाता हूँ, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसका मन्नमपुरम का बनाया हुआ है, मैंने दिखाता हूँ। चलो सबसे ऊपर आपको मन्नमपुरम ही दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। चलो अब जरा ध्यान समझो, बहुत दिन पहले एक डेटा बना था जब इसमें 8% फ्यूचर पोजीशन, ये फ्यूचर पोजीशन का डेटा है कि किसी एक बंदे ने मन्नमपुरम में कितने परसेंट फ्यूचर में पोजीशन बनाई हुई। तो देखो एक ऑपरेटर हो 14% पोजीशन बनाई हुई, मतलब टोटल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 14%, तो 2-4 बंदों ने ले रखे हैं, तो ये 14% बहुत दिनों से बना हुआ था। फिर क्या हुआ था, 19 तारीख को 20 तारीख को 14% वालों ने अपनी पोजीशन बढ़ा के कितनी कर ली थी, 23%। कितने परसेंट बढ़ गई, 10% पोजीशन बढ़ाई थी। तो जरा देखो 20 तारीख को हुआ क्या था, ये मैं दिखाता हूँ आपको 20 तारीख को हुआ क्या था। अभी देखो आपके सामने डेटा क्या हुआ है 20 मार्च का, तो 20 मार्च को क्या हुआ, देखो ये आ गई 20 मार्च, देखो डेट दिख रही है, ये 20 मार्च है, ये रही 20 मार्च को डेटा बना, ये रहा, यानी कि जब डेटा बना तो ये था कितने पे, यहाँ पर 13 मार्च है जो हमने लाइन बनाई हुई है, 13 मार्च यहाँ पर है कहीं पर, ये रहा, ये 13 मार्च है, देखिए ये 12 मार्च है, यहाँ पर कहीं 13 मार्च आएगा। 13 मार्च को ये शेयर यहाँ पर था, कितने पे था ये, लगभग 200 रुपए पे। 13 मार्च को मेरे को डेटा देख के, मैं डेटा रोज बनाता हूँ, देखो ये रहा, एक दिन बाद डेटा मिलता है मुझे, जैसे आज 2 तारीख थी तो मेरे पास 1 तारीख का डेटा है, ठीक है। अब ये 2 तारीख का जो आज का डेटा है वो मुझे कल मिल जाएगा, कल दोपहर में 12 बजे के आसपास आ जाएगा, मैं 12 बजे बना के पता लगा लेता हूँ। अब क्या हुआ, आज दोपहर 12 बजे 1 तारीख का डेटा मेरे पास आ गया, 2 तारीख थी ना, तो आज दोपहर 12 बजे डेटा आ गया, मैं डेटा बना के पता चला है कि जैसे ये 20 तारीख में 14% से पोजीशन बढ़ा के इसने कितनी कर ली थी, 23%, मतलब 10% पोजीशन बढ़ गई थी। और बढ़ते ही क्या हुआ था, देखो आपके सामने, जैसी बढ़ी तो वो यहाँ 200 रुपए से सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही कहां तक गया, 246 गया। देखो 200 से लेके कितना गया, 246, कितने परसेंट बढ़ा, 23%। कितने दिन में बढ़ा, 13 तारीख से लेके, और ये डेट है 21, कितने दिन में, 7 दिन में। 7 दिन में 23% भागा था मन्नमपुरम, जब इसमें 10% डेटा बढ़ा था। ये बात सबको समझ में आई? और अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, फिर 23 तारीख को वो ऑपरेटर बेच के निकल गया बिल्कुल हाई पे, उसने 246 पे सारा का सारा माल बेच दिया, 14% डाटा बेच दिया उसने, यानी कि ये जो पहले वाला 14% था और ये जो 10% बढ़ा था, इसमें सब में से बेचकर निकल गए। तो जो बिल्कुल लॉयल कस्टमर है, जो नहीं निकलेगा वो बैठा रहा। फिर धीरे धीरे डेटा बढ़ना शुरू हुआ, और 1 तारीख को क्या हुआ, यानी कि कल 11% से बढ़ा के 18% कर दिया, मतलब 7% का डेटा फिर से बढ़ा। जब लास्ट टाइम 10% डेटा बढ़ा था, तो शेयर 23% चला। अब की बार 7% डेटा फिर बढ़ा है, तो अब कितना चढ़ेगा शेयर, अरे 23% छोड़ो तो 10%, 15% तो चली जाएगा, मतलब 250 जा सकता है। ये डेटा बना है इसके अंदर ऑपरेटर का। अब ये ऑपरेटर का डेटा कैसे बनाते हैं, ये मैं 8A में सिखाऊंगा। एक और चीज, ये ऑपरेटर का डेटा कैसे बनाते हैं, ये आपके 8A के कोर्स में नहीं है। ऑपरेटर का डेटा कैसे बनाते हैं, FIIDA का डेटा कैसे बनाते हैं, ये 8A के कोर्स में नहीं होता है। इसे हम प्रैक्टिकल क्लासेस के नाम से एक अलग कोर्स देंगे आपको 8A कराने के बाद, और वो मैं फ्री देने वाला हूं, जो 8 और 10A दोनों करेगा। ये बात मेरी सर से हो चुकी थी,
तो मैं उसमें फ्री दूंगा जो दोनों चीजें तीनों चीजें हमसे कर रहा है, मतलब 15 भी कर ले, 8 और 10 भी कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकल क्लासेस उसे ही मिलेंगी जो तीनों करके आएगा, तो उसको फ्री मिलेगी, बाकी को पैसे में मिलेगी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप समझिए।